कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है उसके पोल्स और ज़ीरो किस तरीके से निकाले जा सकते हैं, और फिर उसके बाद हमने पोल्स और ज़ीरो का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि जो पोल्स होते हैं उसे हमेशा क्रॉस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और ज़ीरोज़ को स्मॉल सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। आज के टॉपिक्स में हम लोग जानेंगे कि अगर किसी सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसके पोल की लोकेशन के बेसिस पर ये कैसे ज्ञात करेंगे कि वो सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल। और स्टेबिलिटी को हम दूसरी तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सिस्टम का आउटपुट है, किसी भी कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट है और इनपुट है, अगर इनपुट हमारा बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, उसके बेसिस पे हमारा आउटपुट का कैसा रिस्पॉन्स है, आउटपुट बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, तो इस कंडीशन के बेसिस पर भी हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी कंसेप्ट से। कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, मान लीजिए ये कोई सिस्टम है आपका, लाइक दिस एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसका कोई ट्रांसफ़र फंक्शन भी होगा। मान लीजिए जीएस इसका ट्रांसफ़र फंक्शन है। एक हमारा इनपुट है, इनपुट आरएस से रिप्रेजेंट कर दिए, और ये है आपका सीएस। ओके, तो ये हमने एस डोमेन में लिखा हुआ है। अगर इसको टाइम डोमेन में लिखना चाहें तो ये टाइम डोमेन में स्मॉल सी टी हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स सिस्टम का रिस्पॉन्स। अगर हम इसको टाइम डोमेन में कैलकुलेट करते हैं, टाइम डोमेन में कैलकुलेट करना पहले बताया जा चुका है कि टाइम डोमेन में अगर कैलकुलेट करना है एस डोमेन से तो हम उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी प्रकार ये है कि अगर इनपुट को अगर आप आर टी डोमेन में लिखना चाहें तो स्मॉल आर टी इस तरह से लिख सकते हैं। सो अगर कोई सिस्टम हमको दिया हुआ है, कोई सिस्टम दिया हुआ है और उसका जो इनपुट है, ये मैं कंडीशन केस 1 ले रहा हूँ। केस 1, अगर किसी सिस्टम के लिए, पूरे कंट्रोल सिस्टम के लिए, अगर इनपुट हमारा बाउंडेड है, अब बाउंडेड इनपुट का मतलब क्या है? बाउंडेड इनपुट का मतलब ये है कि ऐसा इनपुट जो किसी सीमा तक ही सीमित है। ओके, जैसे कोई भी इनपुट है, मान लीजिए वो सिर्फ जैसे टाइम इंक्रीज करता है तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही पहुंचता है, वो अनबाउंडेड नहीं होता है या इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट बाउंडेड है, मान लीजिए जो यूनिट स्टेप है, यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में हमने पढ़ा था। यूनिट स्टेप सिग्नल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है फॉर t इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, और 0 जब t 0 से छोटा होता है। ठीक है, तो ये जो यूनिट स्टेप सिग्नल है इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी। इसका मतलब ये एक बाउंडेड सिग्नल है, इसकी सीमा है, या तो ये 0 होगा या 1 होगा, लाइक दिस। और अनबाउंडेड सिग्नल ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल एब्रप्टली बढ़ते जाते हैं इन्फिनिटी की तरफ। तो पहला केस हम लेते हैं कि अगर इनपुट हमारा बाउंडेड है और आउटपुट हमारा भी
आउटपुट भी हमारा बाउंडेड है, इनपुट बाउंडेड है और आउटपुट भी बाउंडेड है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमारा सिस्टम जो होगा वो स्टेबल होगा, स्टेबल सिस्टम। ओके, ये था हमारा पहला केस। अगर हमारा इनपुट बाउंडेड है और आउटपुट बाउंडेड है तो हमारा सिस्टम जो होगा वो स्टेबल होगा। आउटपुट बाउंडेड है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आउटपुट का हमें जो भी एक्सप्रेशन मिलता है, मान लीजिए कि कुछ भी हमारा इनपुट था, कुछ भी आउटपुट था, कुछ भी ट्रांसफर फंक्शन रहा हो, हमें आउटपुट जो सीटी है, आउटपुट का एक्सप्रेशन कुछ मिला, लाइक आउटपुट का एक्सप्रेशन हमें मिला ut प्लस 5, लाइक दिस। आउटपुट का एक्सप्रेशन हमको ये मिला। तो अब आउटपुट बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने का तरीका होता है कि t को इंक्रीज कीजिए, बढ़ाइए। t को बढ़ाने पर ये जो आउटपुट की वैल्यू है ct, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? t को बढ़ाने पर हमारा जो आउटपुट है ct, इसकी वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखते हैं। अगर ये t बढ़ाने पर ct की वैल्यू किसी एक मान तक कन्वर्स हो जाती है, किसी एक मान पर रुकती है, या डिक्रीज करती जाती है, या इन्फिनिटी तक नहीं जाती है, एब्रप्टली इंक्रीज नहीं करती है, तो उस केस में ये जो हमारा सिस्टम है वो बाउंडेड कहलाएगा। यहां देख लीजिए, जैसे ये है, इसको हमको पता है कि अगर t की वैल्यू बढ़ाई जाए, जैसे ut के बारे में हमें जानकारी है कि ut का कर्व किस तरीके से होता है, लाइक दिस। ut की वैल्यू हमेशा 1 होती है t के बराबर होने में, तो मतलब इसकी वैल्यू तो 1 से ज्यादा होनी ही नहीं है कभी, या तो 1 होती है या 0 होती है। ये 1 हो गई, और ये 5 जो है वो एक कांस्टेंट है, तो 5 + 1 6 मीन्स इस अगर कोई भी आउटपुट इस तरीके का रहेगा तो वो आउटपुट कितना दे रहा है, 6 + 5 6, 5 + 1 6, ये आउटपुट वो आपको दे रहा है। मीन्स जो कि एक कन्वर्स वैल्यू है, जो आउटपुट है वो 6 पे कन्वर्स हो रहा है। ठीक है, सो इनपुट अगर बाउंडेड है और आउटपुट भी हमारा बाउंडेड है तो जो हमारा सिस्टम होगा वो स्टेबल होता है। ओके, दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस है आपका केस 2। अगर हमारा इनपुट जो है वो बाउंडेड है, ठीक है, इनपुट की कोई सीमा है, और आउटपुट जो है वो अनबाउंडेड है, एक अनबाउंडेड का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अनबाउंडेड का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए हमारा एक इनपुट है, इनपुट हमारा था RT, स्मॉल RT ले लीजिए, स्मॉल RT हमने UT लिया। ठीक है, तो UT तो बाउंडेड है, ये हमको पता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। और मान लीजिए हमारा जो आउटपुट आया वो आ गया T। ओके, आउटपुट CT बराबर हमारा क्या आ गया, T। अब CT बराबर T, ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, ये कैसे चेक करेंगे? बहुत इजी है। जैसा कि हमने बताया था कि बाउंडेड और अनबाउंडेड चेक करने के लिए T को बढ़ाते जाइए, T को बढ़ाने पर आप ऐसा कीजिए, इसका एक कर्व देख लीजिए, कर्व से बहुत जल्दी क्लियर होता है। T आप बढ़ा रहे हैं इस तरफ, तो ये जो है मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। जैसे जैसे T बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये भी बढ़ता जाता है, इस तरीके से, लाइक दिस। तो मीन्स अगर T इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये भी इन्फिनिटी तक लाई करेगा,
मतलब ये जो है किसी एक वैल्यू पर कन्वर्ज नहीं हो रहा है, फिक्स नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि 6 वैल्यू पर कन्वर्ज हो जा रहा था, लेकिन ये क्या हो रहा है, जैसे टी बढ़ा रहे हैं ये भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए अगर टी हमने इन्फिनिटी कर दिया तो केस 2 के अनुसार ये जो टी भी है ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका मतलब अनबाउंडेड। सो केस 2 में हमने क्या देखा, अगर इनपुट बाउंडेड है और आउटपुट अनबाउंडेड है तो इस स्थिति में सिस्टम जो होता है वो होता है अनस्टेबल, अनस्टेबल सिस्टम। ओके, यहाँ पर सिस्टम कैसा था, स्टेबल सिस्टम था, यहाँ पर सिस्टम कैसा हो गया, अनस्टेबल, क्योंकि आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट हमारा अनबाउंडेड हो गया। ओके, केस 3 देख लेते हैं, केस 3। ओके, केस 3 में मान लीजिए कि अगर इनपुट आपका बाउंडेड है, इनपुट आपका बाउंडेड है और जो आउटपुट है, आउटपुट है वो ना तो बाउंडेड है और ना ही अनबाउंडेड है। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो बाउंडेड है और ना ही अनबाउंडेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट है वो ना तो किसी एक वैल्यू पर कन्वर्ज हो रहा है, मीन्स किसी एक वैल्यू पे आके रुक जाना कि भाई मेरी तो फिक्स वैल्यू ये है, ठीक है, या टाइम के अनुसार वो आगे बढ़ते जाना, इन्फिनिटी तक पहुंच जाना, ना ऐसा हो रहा है। तो तीसरी स्थिति होती है कि ये सिग्नल जो है, कोई भी आउटपुट सिग्नल जो कि ना तो किसी एक वैल्यू पर कन्वर्ज हो रहा है, ना उसकी कोई एक फाइनल वैल्यू फिक्स है, और ना ही टाइम के साथ एब्रप्टली इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है, बल्कि वो अपने ही एक पर्टिकुलर रेंज में ही अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा है, लाइक दिस। इस तरीके का अगर सिग्नल है आपका, तो इस तरीके की अगर स्थिति आपके पास आती है तो ये सिस्टम ना तो स्टेबल होता है ना ही अनस्टेबल होता है। इन सिस्टम को एक अलग नाम दिया गया है, वो होता है मार्जिनली स्टेबल। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट इसको, मार्जिनली स्टेबल। ओके, सो स्टूडेंट ये 3 केस हैं स्टेबिलिटी में कि इनपुट और आउटपुट के बाउंडेड और अनबाउंडेड होने पर हम सिस्टम की स्टेबिलिटी का पता कर सकते हैं। तो ये जो पहला केस था हमारा, जब फर्स्ट केस में जब इनपुट बाउंडेड है और आउटपुट भी बाउंडेड है, तो ऐसे में जो सिस्टम है हमारा स्टेबल कहलाता है। ओके, तो इससे बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट को एक स्पेशल नाम दिया गया है, लाइक दिस, बाउंडेड इनपुट BI, बाउंडेड आउटपुट BO। तो BI BO, बीवो स्टेबल सिस्टम, इसको हम कई बार कंपटीशन में बीवो स्टेबिलिटी पूछ लेते हैं कि बीवो स्टेबिलिटी क्या होती है, या इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं आपके बीवो स्टेबिलिटी। तो बीवो स्टेबिलिटी कुछ अलग चीज नहीं है। बीवो स्टेबिलिटी का मतलब है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, मतलब किसी सिस्टम में अगर बाउंडेड इनपुट दिया है और उसका बाउंडेड आउटपुट है तो वो सिस्टम जो होगा बीवो स्टेबल सिस्टम होगा, बीवो स्टेबल सिस्टम। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं कि अगर हमारी पोल की स्थिति एस प्लेन पर, कॉम्प्लेक्स एक्स प्लेन पर कहाँ पर है, उसकी वजह से हम अगर स्टेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है अथवा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ केसेस लेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पोल्स की स्थिति
का स्टेबिलिटी पर प्रभाव। ओके, जैसे कि आपको हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि जब पोल की स्थिति बदल रही है तो उस हिसाब से स्टेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला केस हमने लिया, ए केस, पोल्स जो है वो नेगेटिव रियल एक्सिस पर है। पोल्स नेगेटिव रियल एक्सिस पर है। ठीक है, पहली स्थिति हमने ये ले ली, पोल्स नेगेटिव रियल एक्सिस पर है। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, जो एस प्लेन में हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस होता है, ये नेगेटिव रियल एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव जे ओमेगा एक्सिस होता है और ये माइनस जे ओमेगा एक्सिस होता है। ठीक है, तो हमारी पहली स्थिति है कि जब पोल आपका नेगेटिव रियल एक्सिस पर है, मींस इस एरिया में है कहीं पर, तो कैसे हम लोग इसको स्टेबिलिटी जस्टिफाई करेंगे। सो हमने मान लिया कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो है के, कोई कांस्टेंट वैल्यू ले ली हमने, s प्लस ए है, s प्लस ए है। तो पोल हमारा कहाँ पर है, पोल s इक्वल्स टू माइनस ए, माइनस ए पर हमारा एक पोल है। पोल को हम किससे ड्रॉ करेंगे, क्रॉस से। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है कि जैसे ये जीएस है हमारा ट्रांसफर फंक्शन, अगर हम इसका टाइम डोमेन में निकालना चाहें, या जीएस, ठीक है, अगर हम इसको किस में निकालना चाहें, टाइम डोमेन में, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे हम। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर, ओके, जब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, जीएस का, इक्वल्स टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस प्लस ए का। ठीक है स्टूडेंट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, वो कंट्रोल सिस्टम में हर जगह यूज होगा। तो ये जीएस है, जब लाप्लास इनवर्स लेंगे इसको तो ये टी डोमेन में चेंज हो जाता है, ऐसा हमको पता है। मान लीजिए स्मॉल जी टी हो गया। अब एल इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, सो के तो कांस्टेंट है, के तो बाहर आ ही जाएगा एज इट इज, और 1/s प्लस ए, 1/s प्लस ए का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, e टू द पावर माइनस ए टी। ये हम पहले पिछली लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, क्योंकि e टू द पावर माइनस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s प्लस ए। तो 1/s प्लस ए का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा e टू द पावर माइनस ए टी। ओके, सो अब e टू द पावर माइनस ए टी ये है। अब एक चीज देखिए, ये हमारा क्या आ गया, रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिस्पॉन्स। अब इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर, लाइक दिस। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए जी टी है, यहाँ पर टी है, टी की वैल्यू 0 रखिए। टी की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो e टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, के आएगा। मीन्स जब टी की वैल्यू 0 है तो ये हमें मिलेगा के, मीन्स हमारा कर्व यहाँ से शुरू होगा। और मान लीजिए टी की वैल्यू इन्फिनिटी रखिए, टी की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 0। सो ये कर्व एक्सपोनेंशियल कर्व है, लाइक इस तरीके से आएगा और ये आखिरी में 0 के आसपास तक जाएगा। आप समझ रहे हैं, मीन्स जैसे ही हम टी को बढ़ा रहे हैं, टी जब 0 है तो हमारा आउटपुट क्या है, के, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन जैसे ही हमने टी को इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाया तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। मीन्स ये वैल्यू 0 पर कन्वर्ज हो गई, इसका मतलब ये हुआ। तो 0 पर कन्वर्ज हो रही है तो ये क्या हो गया, स्टेबल सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, सो पहली कंडीशन में हमारा क्या आया कि जब अगर पोल्स
नेगेटिव रियल एक्सिस पर है तो उस स्थिति में हमारा जो सिस्टम होता है वो स्टेबल होता है, क्योंकि जो भी रिस्पॉन्स हमको मिलता है, आउटपुट मिलता है, उसमें अगर हम टी को इंक्रीज करते हैं तो वो आउटपुट जो है वो इनफाइनाइटली नहीं बढ़ता है, बल्कि वो जीरो पर कन्वर्स हो जाता है, फाइनल वैल्यू उसकी जीरो आ जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे के केसेस को कंसीडर करेंगे। ओके, थैंक यू।